हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग एक इंडस्ट्री का डिस्कशन करेंगे जो इस टाइम पे एक पेनफुल पीरियड के थ्रू जा रही है, बट दिस इज एन इंडस्ट्री जो लास्ट 4-5 ईयर्स में काफी अच्छे से ग्रो करी है। तो पहले तो इस इंडस्ट्री की बात करते हैं कि एक सीजनल इंडस्ट्री है। सीजनल इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि आज हम एक एयर कंडीशनर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सीजनैलिटी होती है? तो पहली यहाँ पे सीजनैलिटी होती है कि जब गर्मी बहुत पड़ती है तो एसी की सेल ज्यादा होती है, एंड जब समर्स का सीजन खराब होता है और मानसून एक्सटेंडेड होती है तो उस टाइम पे एसी की सेल खराब हो जाती है। तो एक्चुअली में इस इंडस्ट्री में सीजनैलिटी ऐसे प्ले आउट करती है कि Q4 और Q1 जो होते हैं दैट इज द बेस्ट क्वार्टर फॉर सेल्स। Q2 और Q3 में इतनी अच्छी सेल्स नहीं होती, क्योंकि अगर किसी टाइम पे ज्यादा समर्स पड़ जाए तो Q4 में उसकी इन्वेंट्री बिल्डअप स्टार्ट हो जाती है। वेरएस Q1 के अंदर सबसे अच्छी सेल्स आती है इन कंपनीज की। वेरएस Q2 और Q3 में इतनी अच्छी सेल्स नहीं आती। तो इस इंडस्ट्री को हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस बारी मॉनसून सीजन काफी लॉन्गेटेड था। तो मॉनसून सीजन के लॉन्गेट होने के बाद जो समर्स थी वो बेसिकली इस बारी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। एंड समर्स क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी, इस वजह से एसी की जो सेल्स थी वो इस बारी डाउन थी। एंड एसी सेल्स के डाउन होने से वजह क्या होता है कि जो भी बिजनेसेस हैं या स्टॉक प्राइसेस है दे ऑल्सो कोलैप्स और दे गो थ्रू अ बिग करेक्शन पीरियड। सो दैट इज समथिंग विच हैपेंस। बट नाउ एज ऑलवेज, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड के अंदर है, तो हमें इस इंडस्ट्री को तब ज़्यादा पढ़ना चाहिए जब सीज़न खराब हो, बिकॉज़ इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ दीज़ प्लेयर्स। तो यहाँ पे अगर हम इस इंडस्ट्री का डिस्कशन करते हैं, तो आपको कुछ मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि इंडिया में 9 मिलियन जो रूम एसीज़ हैं, उनकी सेल होती है साल की, व्हेयरएज़ चाइना के अंदर 70 मिलियन होती है। व्हेयरएज़ जब हम हॉटर सिटीज़ की बात करते हैं, तो डिमांड स्पाइक्स आर जस्ट नॉट इन मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली और मुंबई। टियर 2 सिटीज़ लाइक लखनऊ, जयपुर, इंदौर एंड कोयंबटूर आर आल्सो अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसी मार्केट्स। और सीजनैलिटी एक्सट्रीम होती है फॉर मोस्ट एसी ब्रांड्स। 40 to 50% ऑफ देयर ईयरली सेल हैपन जस्ट इन 3 to 4 मंथ्स, दैट इज अप्रैल टू जून। और वीक समर कैन क्रैश एन इंटायर ईयर्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो Q1 में स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, 40 to 45% ऑफ एनुअल सेल्स होती है। Q2 वीक डिमांड होती है क्योंकि मानसून होता है। Q3 जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, उसमें फेस्टिव प्लस माइल्ड विंटर होती है, तो मॉडरेट डिमांड होती है। Q4 में प्री समर होता है, माने प्री समर बाइंग करते हैं रिटेल चैनल, तो यहाँ पे सेल्स पिकअप होने स्टार्ट हो जाती है और डीलर की स्टॉकिंग अप चैनल हो जाती है। तो इस इंडस्ट्री को हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अनसीजनल रेन्स की वजह से 34% ड्रॉप था इसी डिमांड में। एंड ऑल्सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी कट करा है ऑन रूम एयर कंडीशनर्स। तो 28% का जीएसटी अभी 18% के आसपास कर दिया, तो 10% रिडक्शन है इन जीएसटी, विच ऑगर्स वेल फॉर द डिमांड इन द नेक्स्ट सीजन गोइंग फॉरवर्ड। तो इस इंडस्ट्री को तभी बढ़ना चाहिए जब सीजनली एक सॉफ्टर टर्न है। तो इंडिया में पूरी अगर हम एसी इंडस्ट्री की देखते हैं तो क्या ग्रोथ और क्या पेनिट्रेशन है, इसको समझना जरूरी है अगर हमें स्ट्रक्चरल ट्रेंड जानना है। तो जस्ट ओवर हियर सम ऑफ द डेटा कि अगर आप इंडिया में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इंडस्ट्री देखते हैं, दैट इज ईएसडीएम इंडस्ट्री। तो ईएसडीएम इंडस्ट्री का जो इस टाइम पे कैगर चल रहा है, तो FY 20 से 25 के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, 24% के आसपास दिस इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग। तो इंडस्ट्री इज नियरली डबलिंग इन एवरी 3 ईयर्स। फिर रूम एयर कंडीशनर्स की आप बात करते हैं, तो रूम एयर कंडीशनर्स की जो ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, तो द इंडस्ट्री हैज डबल्ड। तो 7.2 मिलियन की जो इंडस्ट्री थी आज 15 मिलियन होगी FY 25 के अंदर। एंड FY 26 के अंदर फ्लैट रहेगी क्योंकि मानसून सीजन ज़्यादा एक्सटेंडेड था इस बारी। वेराज अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखते हैं तो इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट 198 बिलियन रुपीज़ की इंडस्ट्री आज 465 बिलियन रुपीज़ की हो गई है। एंड अगर आप इंडस्ट्री की अब एसी की पेनिट्रेशन देखते हैं इंडिया में, सो दिस इज समथिंग दैट इज फैसिनेटिंग कि इंडिया में एसी की पेनिट्रेशन 2010 में 3% के आसपास थी, 2015 में बढ़ी, 2020 में और बढ़ी, बट आज 2025 के अंदर रूम एसी की जो पेनिट्रेशन है दैट इज 8%। इन स्पाइट ऑफ सो मच डेवलपमेंट आज भी सिर्फ 8% ऑफ द हाउस होल्ड्स के पास एसी है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रही है, गर्मी तो बढ़ ही रही है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट एसी की जो पेनिट्रेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी, बिकॉज इट इज ऑल्सो द लग्जरी ऑफ येस्टरडे एंड द नेसेसिटी ऑफ टुडे। जैसे कई लोग, अगर जैसे मेरे को आज गुजरात जाना है तो आई वोंट टेक अ ट्रेन, आई विल गो बाय एयरवेज, राइट? सिमिलरली एसी इज समथिंग विच इज नीड ऑफ द आर। अगर आप दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हो या आप साउथ इंडिया में कहीं पे रह रहे हो तो बिना एसी के गुजारा करना मुश्किल है। तो आज इंडिया में आज भी पेनिट्रेशन 8% है, जो आई थिंक नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर पेनिट्रेशन का नंबर डबल हो सकता है। एंड अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे, चाइना में 100% है, जापान में 91% है, यूएस में 90 है, मलेशिया में 80 है, वियतनाम में 49 है, थाईलैंड में 44 है, इंडोनेशिया में 36 है, ब्राजील जैसी कंट्री में भी 30% है, मेक्सिको में 16 है, फिलीपींस में 12 है, और ग्लोबल एवरेज एसी पेनिट्रेशन का 42% के आसपास है। एंड इंडिया के अंदर जब हम एसी मार्केट को ब्रेक डाउन करते हैं तो 90% ऑफ द एसी मार्केट इज इन बेसिकली स्प्लिट यूनिट्स एंड 10 to 11% ऑफ द एसी मार्केट इज इन विंडो एसी। तो विंडो एसी की जो मार्केट है अभी स्टैग्नेंट हो गई है, राइट? क्योंकि सारे लोग इस टाइम पे स्प्लिट यूनिट्स लगवा रहे हैं।
और अगर हम इंडस्ट्री का डिस्कशन करते हैं तो कमर्शियल एसीज़ की भी इंडिया में डिमांड बढ़ रही है। तो कमर्शियल एसीज़ क्या होते हैं? जो मॉल्स में लगे होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लगे होते हैं, एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं। तो कमर्शियल एसीज़ की भी जो डिमांड है दैट इज़ ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स। तो यहाँ पे इंडिया में अगर आप कमर्शियल एसीज़ की डिमांड देखते हैं, so that has the market in terms of rupees billion has gone from 34 billion rupees to 72.7 billion rupees। तो ये तो हमने बात करा कि ओवरऑल इंडस्ट्री क्यों ग्रो करती है और कैसी इंडस्ट्री में साइक्लिकलिटी है, राइट? यहाँ पे मैं आपको स्टॉक स्कैनर्स पे एक बार ये भी दिखाता हूँ कि जब भी क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 आता है, तो यहाँ पे कुछ एसी कंपनीज का एग्जांपल है, तो क्वार्टर 4 क्वार्टर 1 में सेल्स ग्रोथ आती है, बट क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में सेल्स ग्रोथ नहीं आती। एंड इस बारी क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स थे, काफ़ी कंपनीज में डी ग्रोथ थी। जैसे वोल्टास का एग्जांपल लेंगे, डी ग्रोथ दिखेगी। ईपैक ड्यूरेबल्स का एग्जांपल लेंगे, डी ग्रोथ दिखेगी। व्हाई सो? बिकॉज़ मॉनसून सीज़न बहुत एक्सटेंडेड था। तो ये तो हमने समझ लिया सीज़नैलिटी का एंगल, और हमने एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड का भी एंगल समझ लिया। बट ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड ऐसे नहीं जाएगा, दिस विल ऑलवेज़ गो लाइक दिस बिकॉज़ देयर इज़ सम वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व्ड इन दिस, राइट? बट नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द इकोसिस्टम और द वैल्यू चेन ऑफ द एसी इंडस्ट्री की एसी इंडस्ट्री में कौन-कौन प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एसी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है एसी के कंपोनेंट्स से। तो आज भी 65% ऑफ द एसी कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड इन इंडिया। और एसी कंपोनेंट्स में मेजरली क्या-क्या चीजें आती हैं? तो एसी कंपोनेंट्स पे 22 टू 23% ऑफ इज हीट एक्सचेंजर। फिर पीसीबी असेंबली आती है 20 टू 22%, कंप्रेसर आता है 20 टू 21%, फिर कॉपर ट्यूबिंग आती है 9 टू 10%, मोटर होती है 8 टू 9%, शीट मेटल होता है 7 टू 8%, और प्लास्टिक मोल्डिंग होती है 6 टू 7%, राइट? तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एसी के। अब एसी के कंपोनेंट बनाने वाले इंडिया में कौन है? अंबर इंटरप्राइजेज है। वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट टाइम कंप्रेसर्स को इंडिजिनाइज कर रहा है इंडिया के अंदर। एक चाइनीज कंपनी से इन्होंने टेक्नोलॉजी ली है। अगर इंडिया में 21 मिलियन कंप्रेसर्स की डिमांड है, तो 14 टू 15 मिलियन इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। फिर आरआर वायर्स करके कंपनी है, राम रत्ना वायर्स करके, तो ये बीएलडीसी मोटर्स और कॉपर ट्यूब्स बना रहे हैं। सिमिलरली ईपैक ड्यूरेबल करके कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, बट दे आर मेकिंग बीएलडीसी मोटर्स, राइट? सो इवन टुडे 65% ऑफ एसी कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड इन इंडिया। फिर कंपनीज आती है जो रेफ्रिजरेंट गैसेस देती हैं, जो गैस लगती है एसी में। इसमें एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, स्टैलियन फ्लोरोकेमिकल्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स आता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में भी एक दो तरीके के मैन्युफैक्चर हैं, एक ओडीएम है, एक ओईएम है। तो ओईएम क्या होता है कि सेम मॉडल्स आप हर किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सपोज करते हैं मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हूँ, तो ब्लू स्टार, वोल्टास सबके लिए मैं सेम मॉडल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ एंड द मॉडल इज डिजाइन बाय मी। बट एक ओडीएम होते हैं, दैट इज ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो सपोज करते हैं अगर एप्पल के जो टाइप्स हैं फॉक्सकॉन के साथ, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एन ओडीएम नॉट एन ओईएम, क्योंकि एप्पल का फोन फॉक्सकॉन सैमसंग को नहीं सेल कर सकता। तो ओडीएम में क्या होता है? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड ओडीएम के अंदर क्या होता है? देयर इज एन एक्सक्लूसिव टाइप। जैसे अगर आप एग्जांपल लेंगे कि अंबर एंटरप्राइजेस का 95% ऑफ द बिजनेस ओडीएम है, तो उनको कस्टमर डिजाइन देता है। जैसे वोल्टास उनको डिजाइन दे देगा कि इस डिजाइन पे आपको काम करना है। सो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ओडीएम और ओईएम प्लेयर्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है। जैसे अंबर सबसे लार्जेस्ट होगा, फिर ईपैक ड्यूरेबल्स है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। तो दीज आर 3-4 मेजर प्लेयर्स। और एक वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक है which is an exclusive manufacturer types for Voltas, जिसका 70 to 75% of the contract manufacturing comes from just the Voltas volumes। तो ये तो हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। फिर होते हैं ब्रांड्स। तो ये ओडीएम ओईएम कंपनीज देती हैं टू एमएनसीज लाइक एलजी एंड डाइकिन। तो एलजी, डाइकिन और मित्सुबिशी एमएनसी का एग्जांपल है। फिर इंडियन एमएनसीज भी बन गई हैं, जैसे ब्लू स्टार एक इंडियन एमएनसी आज, वोल्टास है, आईएफबी इंडस्ट्रीज ने भी ये स्टार्ट करा, और हैवेल्स है, राइट? एंड फिर ब्रांड से हम आगे आते हैं रिटेलर्स में। एंड रिटेलर्स में कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं? तो रिटेल में देयर आर कंपनीज़ लाइक विजय सेल्स के अलावा देन देयर आर कंपनीज़ लाइक क्रोमा, देन क्रोमा के अलावा देयर आर कंपनीज़ लाइक आदित्य विजन, एंड देयर आर कंपनीज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट व्हिच आर इनटू सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? सो दिस इज़ हाउ द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ द इंडस्ट्रीज़। अब इस इंडस्ट्री की हम अगर मार्जिन्स और फर्दर ब्रेक डाउन करें, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ आगे और पता लगेगी। तो मेजर प्लेयर्स अगर आप बेसिकली डाइकिन जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डाइकिन का 6 टू 9% के पास ईबिटा मार्जिन है। एंड ब्लू स्टार ओवर नेक्स्ट 3 टू 4 इयर्स काफ़ी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे वांट टू डबल देयर सेल्स। डाइकिन भी अपनी नई कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है, आरएसी की कैपेसिटी अपनी डबल कर रहा है। ब्लू स्टार का 15% मार्केट शेयर है, डाइकिन का 18 टू 19% मार्केट शेयर है। फिर वोल्टास आते हैं और हैवेल्स आते हैं, इनका 5 टू 7% ईबिटा मार्जिन है। देन वोल्टास अनाउंस केपेक्स फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन, और लॉयड करके जो ब्रांड है वो हैवेल्स का, आल्सो एडिंग आरएसी लाइंस अंडर पीएलआई। तो हिस्टोरिकली वोल्टास का 25% मार्केट शेयर था, बट अब 18 टू 19% हो गया बिकॉज डाइकिन हैज कम इन एंड ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। फिर एक और कंपनी आती है आईएफबी करके, जिसका आज 5% मार्जिन गाइड करा है। तो नेक्स्ट 2 इयर्स में ये लोग एसी का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, फास्ट ग्रोइंग चैलेंजर है बिकॉज बेस बड़ा स्मॉल है। फिर कंपोनेंट प्लेयर्स आते हैं, जैसे केआरएन हीट एक्सचेंजर आता है। सो दे आर इनटू मोस्टली ये अपनी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, एंड दे आर इनटू द हीट एक्सचेंजर पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे 15 टू 17% इबिटा मार्जिन है।
फिर डिफेंस की भी कंपनीज आती है एसी में, जैसे श्री रेफ्रिजरेशन आती है, राइट? तो ये एचवैक सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं सबमरीन्स और नेवल शिप्स के लिए, बट दिस इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर. सो दिस कंपनी इज एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम डिफेंस. तो आज ऑर्डर बुक 330 to 340 करोड़ की होगी, एंड टिपिकली EBITDA मार्जिन 20 to 25% प्लस है. फिर सिद्धवाल करके एक कंपनी आती है विच इज अ पार्ट ऑफ अंबर इंटरप्राइजेस, जिसका 12 to 14% प्लस EBITDA मार्जिन है. तो रेलवे के एसी में दे आर द मार्केट लीडर्स. फिर रिटेलर्स आते हैं जिनका 3 to 5% EBITDA मार्जिन है, लाइक आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया. देन फिर अदर प्लेयर्स आते हैं विच आर द OEMs लाइक अंबर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, ईपैक और वर्चुओसो. तो अंबर का 8 to 10% EBITDA मार्जिन है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास का 9 to 11 है, ईपैक का भी 8 to 10 है और वर्चुओसो का भी 8% के आसपास EBITDA मार्जिन है, विच कैन गो अप पोस्ट द कंप्रेसर प्लांट गोज लाइव. लार्जेस्ट आज आई थिंक इंडस्ट्री में जिसका हाईएस्ट मार्केट शेयर है दैट इज अंबर. फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास इज गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर, ईपैक इज ऑल्सो देयर. देन कॉपर ट्यूब्स में आता है RR वायर करके, लाइक जिसका अभी 2 to 3% पैट मार्जिन है, 4 to 5% EBITDA मार्जिन है. सो दे आर मोस्टली इनटू वाइंडिंग वायर्स, राइट? तो दिस इज हाउ द एंटायर इंडस्ट्री का लैंडस्केप इस टाइम पे है. तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आज मार्केट शेयर देखते हैं तो कौन से ब्रांड का कितना मार्केट शेयर है, तो अगर हम मार्केट शेयर के अंदर आते हैं तो देन वी सी कि वोल्टास 19 to 20% पे, डाइकिन 18 to 19% पे, ब्लू स्टार का 13 to 14% है, वेराज हैवल्स का 12 to 13% है, सैमसंग का 9 to 10 है, LG का 8 to 9 है, हायर का 6 to 7 है और अदर्स का 8% का मार्केट शेयर है. तो इस इंडस्ट्री में आपको एक चीज़ क्या समझनी है कि ओवर द इयर्स देयर आर मोर देन 65 प्लेयर्स व्हिच हैव एंटर्ड दिस इंडस्ट्री. तो देखिए इंडस्ट्री में हमेशा दो चीज़ें होती हैं कि ब्रांड्स की जो मार्जिन्स हैं दे हैव बीन गोइंग डाउन. अगर आप वोल्टास के एक टाइम पे मार्जिन देखेंगे तो 9 to 11% के बैंड में थे, जो आज 6 to 7% के बैंड में आ गए. वाई सो? बिकॉज competitive intensity has increased. And not only local players, but MNCs like Daikin have also come in and have grabbed market share like anything. Maybe some people think the products are good, products are superior, or whatever the reason is. Mitsubishi is also there, right? So that is something to understand कि इंडस्ट्री एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री है ब्रांड्स के बीच में, राइट? बट ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है इन कंपनीज में. बट इनके जो प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं. अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की क्यों नीड आती है? दिस आफ्टर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री आई अंडरस्टूड. इवन दो ब्रांड्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ा रहे हैं, जैसे डाइकिन तो 80% खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की हमेशा नीड रहेगी. वाई सो? बिकॉज जस्ट इमेजिन दैट आई एम अ पीजी इलेक्ट्रोप्लास और ए नंबर, मैं एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा हूँ. विराज आप अगर एक ब्रांड है, आपका 8% मार्केट शेयर है, तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है. बिकॉज जब मैं कंपोनेंट्स खरीदने जाऊंगा इतने बड़े स्केल पे, तो आई विल ऑलवेज गेट एन अपफ्रंट डिस्काउंट. फिर एफिशिएंसीज होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, बिकॉज अगर आप एक ब्रांड है तो आपकी फैक्ट्री तो साल में सिर्फ 4-5 महीने चलने वाली है क्योंकि सीजनल इंडस्ट्री है. वेराज जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं दे हैव सो मेनी कस्टमर्स, तो इनका मतलब इनका जो एम्प्लॉइज़ का भी काम रहता है तो फंजिबिलिटी बेटर रहता है, माने पर यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट मच लोअर देन द ब्रांड्स. तो ऑपरेटिंग डीलेवरेज नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में जितनी ब्रांड्स में हो जाती है. एंड ब्रांड्स वांट टू अर्न द एसेट लाइट रेवेन्यूज बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन ब्रांडिंग एंड द डिजाइन्स. सो दिस इज व्हाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की नीड हमेशा रहेगी, राइट? सो ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी. Now, just before going forward, now this industry analysis is something that we teach in the SOIC membership. कि हम SOIC membership में ये सिखाते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एनालिसिस खुद कैसे कर पाए एज अ रिटेल इन्वेस्टर. फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, वैल्यूएशंस कैसे करते हैं कंपनीज के, डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे समझते हैं. एंड एक एडेड बोनस भी है जिसमें हम ये सिखाते हैं कि हाउ टू यूज AI फॉर इन्वेस्टिंग, कि AI को हम कैसे यूज करें इन्वेस्टिंग को सिंपलर करने के लिए. एंड एज एन एडेड बोनस बिकॉज ऑफ द फेस्टिव वीक, विशिंग अ हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, we have a exclusive coupon on the SOIC membership which includes all the key learnings. And the coupon is SOIC Festive 17. The link to register for the SOIC membership is there in the description below. And this is a one-time coupon that you can use which is valid for the next 3 days. And अब हम देखते हैं कि AC इंडस्ट्री में क्या-क्या ट्रैक करना है बिफोर वी गो टुवर्ड्स द डीप डाइव इन इंडिविजुअल प्लेयर्स. तो पहले आपको क्या चीज़ें ट्रैक करनी है? तो पहली चीज़ आपको ये ट्रैक करनी है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ग्रोथ कमिंग फॉर प्लेयर्स. तो जब भी रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, चाहे ब्लू स्टार, वोल्टास या कोई भी कंपनी हो, तो आपको उनकी वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करनी है, राइट? कि किस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, किस कंपनी की क्या वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है. फिर आपको इनके EBITDA मार्जिन देखने हैं, बिकॉज कई कंपनीज मार्केट शेयर ग्रैब करती है एट वेरी लो मार्जिन, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज रिटर्न रेशियोज नहीं बनेंगे. फिर सीजनैलिटी ट्रैक करनी है कि इस बारी हीट वेव्स ज़्यादा है या हीट वेव्स कम है, बिकॉज अगर हीट वेव्स कम होंगी तो फिर एक इन्वेंट्री क्रिएट हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद, जिस विच लीड्स टू लाइक स्टॉकिंग अप. एंड स्टॉकिंग अप के बाद क्या होता है कि डिमांड अगर नहीं आती उतनी तो फिर आपकी डीग्रोथ हो जाती है बिजनेस में. फिर आपको मार्केट शेयर ट्रैक करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का.
एंड फाइनली केपेक्स प्लान और एक पीएलआई इंसेंटिव्स ट्रैक करने हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स स्पेशली, बिकॉज वहाँ पे कॉम्पोनेंट्स के लिए पीएलआई दिया जा रहा है। क्योंकि इन स्पाइट ऑफ सो मच इंडिजिनाइजेशन आज भी 60 to 65% ऑफ द इंडियन कॉम्पोनेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो लाइक्स ऑफ पीजी इलेक्ट्रोप्लास, वर्चुओसो, इपैक, अंबर, ये सारे कंपनीज चाइना के साथ जेवीएस की बात कर रही हैं कि चाइनीज कंप्रेसर कंपनीज या चाइनी कॉम्पोनेंट्स कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स करेंगे, राइट, टू हैव द टेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर एंड इंडिजिनाइज इन टू इंडिया, एंड देयर विल बी अ रॉयल्टी एलिमेंट टू इट, राइट। तो ईपैक ने तो एक ब्रांड के साथ भी करा, हाइसेंस के साथ, आप सबने देखा होगा। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनाइजेशन। सो दैट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर एज वेल। इन एक और चीज़ क्या देखनी कि जब प्लेयर पढ़ रहे हो तो आप ओईएम पढ़ रहे हो जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, या फिर आप ब्रांड पढ़ रहे हो, राइट। तो वो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और एक परसेप्शन साइकिल में आपको याद रखना पड़ेगा कि आज हम एसी की पीक परसेप्शन साइकिल पे, या बेसिकली जो परसेप्शन साइकिल बॉटम है उसके ऊपर है। सो दीज आर द की थिंग्स टू ट्रैक। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स इंडिविजुअल प्लेयर्स एंड उन सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स पे एक डीप डाइव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर का डिस्कशन करते हैं, दैट इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास, विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास प्रोडक्ट्स में रूम एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स और एयर कूलर्स में काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेंगे तो अगर आप प्रोडक्ट डिवीजन देखेंगे इनका, विच इज रूम एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स, look at how it has expanded from 150 crore of sales to almost 3526 crores of sales. Whereas plastic molding and others में भी काम करते हैं, तो consumer durables, sanitary ware, automotive, consumer electronics is another business, but that is on a slow growing path. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंपनी टेलीविजन और पीसीबी असेंबलीज में काम करती है, एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूमर ड्यूरेबल, सैनिटरी वेयर, ऑटोमोटिव एंड मोर में है। बट मेजरली कंपनी की प्रोडक्ट बिजनेस से ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे। एसी इज वन ऑफ देयर ग्रोथ वर्टिकल्स एट द मोमेंट। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास ने की जो गाइडेंस है, तो गाइडेंस फॉर FY26 इज 17 to 20% ग्रोथ, ओवरऑल 17 to 19% ग्रोथ आएगी। टोटल ग्रुप रेवेन्यू की 6500 करोड़ की गाइडेंस थी, बट द गाइडेंस हैज बीन रिसेंटली रिड्यूस्ड आई थिंक टू 5800 करोड़ ऑन ओवरऑल ग्रुप रेवेन्यूज बिकॉज ऑफ द रिसेंट चैनल इन्वेंट्री बिल्डिंग अप। इस वजह से द स्टॉक प्राइस हैज फॉलन क्वाइट अ लॉट, एंड कंपनी ने इस टाइम पे 700 to 750 करोड़ का कंपनी केपेक्स कर रही है। एंड एसी का लाइक बेसिकली दे आर ऑल्सो वेंचरिंग आउट इनटू रेफ्रिजरेटर्स, जिसका साउथ इंडिया में कंपनी कैंपस लगा रही है। तो कंपनी की एक्सपेंशन कैसे आ रही है, जस्ट ओवर एयर। तो द होली ओन सब्सिडरी के थ्रू 50 एकड़ का लैंड पार्सल लिए श्री सिटी में, विच मार्क्स लैंडमार्क एक्सपेंशन इनटू साउथ इंडिया। तो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है ओवर नेक्स्ट 5 years। फर्स्ट फेज 1.2 मिलियन रेफ्रिजरेटर का है, एंड इट्स द लार्जेस्ट लैंड एक्विजिशन फॉर द पीजी ग्रुप, राइट। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ इन लास्ट 5 years, प्रॉब्ली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में पीजी इलेक्ट्रो की बेस्ट रही है। बट अभी पीजी इलेक्ट्रो एक सॉफ्ट सीजन के थ्रू जा रही है, क्योंकि एसी सीजन इतना अच्छा नहीं था। फिर भी 50 पीजी इलेक्ट्रोप्लास की 15% सेल्स ग्रोथ आई थी Q1 में। सो दिस इज ए पीजी इलेक्ट्रोप्लास, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि कंपनी क्या एक्सपेंशन कर रही है। एक 750 करोड़ का केपेक्स अभी कर रही है, और एक लैंड पार्सल लिए श्री सिटी में 50 एकर्स की फॉर द केपेक्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि कंपनी कंप्रेसर के लिए टाई अप कर रही है जॉइंट वेंचर के लिए विद चाइना, विद अ चाइनीज कंपनी। तो कंपनी का कंप्रेसर में भी एंटर कर रही है, एंड दे आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल टू कम। आई थिंक इस मंथ के एंड में अप्रूवल आना चाहिए एज पर द लेटेस्ट इंटरव्यू। तो ऑल बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं इन द कंप्रेसर सेगमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं ईपैक की। तो ईपैक ड्यूरेबल्स की जब हम डिस्कशन करते हैं, तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम प्लेयर इन इंडिया। जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास लार्जली एक ओईएम प्लेयर है, तो ये ओडीएम प्लेयर है। तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम प्लेयर इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 24%। एंड लाइक जो 75% ऑफ द कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो आरएसी की सेल्स से आती है, और कंपनी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस से 11% सेल लेके आती है, राइट। तो कंपनी के मेजर क्लाइंट्स हैं वोल्टास, हायर, फिलिप्स, पैनासोनिक, गोदरेज, डाइकिन, हैवेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसके अलावा कंपनी के जो मार्जिन है 7 to 8% के बीच में रहते हैं। अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास की देखते हैं, तो टॉप 2 कस्टमर्स पे से डिपेंडेंसी 72 से 48 करी है इन्होंने ओवर द ईयर्स, एंड प्रोडक्ट मिक्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में बहुत फोकस कर रहे हैं। तो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में क्या रहता है, सो देर आर थिंग्स लाइक वैक्यूम क्लीनर्स, देर आर थिंग्स लाइक कॉफी मशीन्स, देर आर अदर थिंग्स लाइक, अगर हम स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में बात करें, टावर फैंस, एयर प्योरीफायर्स, हेयर ड्रायर्स, लाइक इंफ्रारेड कुक टॉप्स। तो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में कंपनी इस टाइम पे काफी तेजी से फोकस कर रही है, राइट। सो दैट इज वेयर द कंपनी इज फोकसिंग एट। देन अगर हम आगे देखते हैं कंपनी में, तो कंपनी की ग्रोथ कैसे आ रही है, तो कंपनी अभी 450 to 500 करोड़ का केपेक्स कर रही है। देहरादून में कर रही है, भिवाड़ी में कर रही है, श्री सिटी में 225 करोड़ का है, एंड न्यू श्री सिटी प्लांट 100 करोड़ का आ रहा है। एंड कंपनी ने हाईसेंस के साथ एक जॉइंट वेंचर करा है, जहाँ पे उनके लिए एक ओईएम और ओडीएम प्रोडक्ट्स बनाएंगे,
और उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो 5 ईयर्स में दे थिंक दैट जॉइंट वेंचर कैन स्केल अप टू $1 बिलियन इन सेल्स, बट दैट इज अगेन देयर ग्रोथ एस्पिरेशन फॉर दैट जॉइंट वेंचर, राइट। ओवरऑल अगर आप क्लाइंट्स देखेंगे कंपनी के तो सारे टियर 1 OEM क्लाइंट्स हैं, राइट। सो दैट इज देयर एंड कंपनी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो इन हाउस कंपनी क्या क्या कर रही है, तो प्लास्टिक मोल्डिंग, शीट मेटल, क्रॉस फ्लो फैन, PCBs, हीट एक्सचेंजर्स, कॉपर ट्यूबिंग, यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन कॉइल और कंपोनेंट्स में भी कंपनी काफ़ी हद तक इन हाउस बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो कंपनी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जिसकी मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली फोकस कर रही है। तो इसमें वाटर डिस्पेंसर भी आता है। एंड FY 26 में न्यूट्री ब्लेंडर, इंफ्रारेड कुकटॉप, कॉफी मेकर, वैक्यूम क्लीनर, FY 27 में हेयर ड्रायर, एयर प्योरीफायर और टावर फैंस करके ये चीज़ें प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। इट्स अ स्मॉल कैटेगरी, बट अगेन ये SDA पे काफ़ी तेजी से फोकस भी कर रहे हैं। सो दिस इज विद अ ब्रीफ ऑफ ईपैक ड्यूरेबल्स। तो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। पर देखिए मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस जरूर दिखाऊंगा कि इस बारी जो क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, राइट। सो जस्ट टू शो इट टू यू कि अभी एक बार हम स्टॉक स्कैन्स पे चलते हैं, दैट ऑल ऑफ यू कैन सी। जस्ट लेट मी ओपन स्टॉक स्कैन्स। स्टॉक स्कैन्स बाय द वे इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द बेसिकली मोबाइल UI नाउ। तो हम PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का देखते हैं। तो इस बारी 14% ग्रोथ थी इस क्वार्टर के अंदर, अगर आप चेक करेंगे यहाँ 14%, राइट। वैसे अब कई बारी हम ईपैक का देखते हैं। तो ईपैक की जो इस बारी ग्रोथ थी, दैट वाज अ डी ग्रोथ ऑफ 14%। तो इस क्वार्टर में देयर वाज अ डी ग्रोथ इन ईपैक ड्यूरेबल्स वर्सेस अ ग्रोथ इन PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। इट कुड बी अ वन ऑफ बिकॉज 75% ऑफ सेल्स ईपैक की एयर कंडीशनर सेगमेंट से आ रही है। सो दैट कुड बी द रीजन परहैप्स। बट येस, बोथ कंपनीज आर एक्सपैंडिंग, बोथ कंपनीज आर डूइंग कीपेक्स, बट रिटर्न रेशियो में ईपैक की अभी 8 to 10% ROE है। तो यू हैव टू सी फॉर द ROE टू इम्प्रूव इन दिस कंपनी। देन हम बात करते हैं ब्लू स्टार की, विच इज अ कंपनी विच इज इनटू 3 बिजनेसेस। तो 3 बिजनेस सेगमेंट्स कौन से हैं, तो कंपनी इज अ मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल एयरवेज, राइट। तो कमर्शियल में कमर्शियल बिल्डिंग, रिटेल, हॉस्पिटल, होटल, एजुकेशन इंडस्ट्री, डेटा सेंटर, मेट्रो, रेलवे। तो डेटा सेंटर भी इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है। तो इन डेटा सेंटर में टॉप 2 इन द कंट्री है मार्केट शेयर में। एंड इनका ये सेगमेंट 35% रेवेन्यू ग्रोथ है इस सेगमेंट में। Whereas unitary products जो रूम AC सेल्स हैं, that was down by 13% because of a poor season. प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम जो बेसिकली हेल्थ केयर और ऑटोमोटिव में लगता है, तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ थी 27% की, बट ये बहुत छोटा पार्ट ऑफ द बिजनेस है। तो इस बारी ब्लू स्टार की फिर भी सिंगल डिजिट ग्रोथ थी Q1 में, बिकॉज इनका जो वाला बिजनेस है कमर्शियल एसीज वाला, उसमें एब्सोल्यूट मार्केट लीडर है एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स ब्लू स्टार विद अदर्स। सो दैट इज वेयर इट इज लीडिंग। यूनिटरी प्रोडक्ट्स में डी ग्रोथ थी, जो हमारा रूम एसीज का बिजनेस है, right? So this is what they mentioned in the con call. The thing is, if you plot all years when summer has failed, summer sales have not been good. Eventually, industry ends up growing at least 10%. So that is going by the past track record. It is not necessary it will repeat now. So this particular year, energy label change hai. Just before energy label changes, huge purchases take place. So therefore, there is an expectation going by the past data कि 10% growth आ सकती है. But still, industry growth इतनी अच्छी नहीं आई इस साल because of the higher monsoons or the elongated monsoons, right? फिर एक कंपनी आती है अंबर इंटरप्राइजेस करके, जिसकी आज 43% ही सेल्स रूम एसी से आती है, जो 72% थी। वाई सो? बिकॉज कंपनी डाइवर्सिफाई करके इनटू अदर प्रोडक्ट्स लाइक कंपोनेंट्स के अंदर, राइट, रेलवेज के एसी के अंदर सिदवाल के थ्रू, एंड PCB के अंदर। सो दैट इज व्हाट अंबर डिड डिफरेंटली, राइट। तो एसी कंपोनेंट्स में स्प्लिट एसी, विंडो एसी, इन्वर्टर एसी, कैसेट एसी, टावर एसी एंड डक्टेबल एसीज हैं, इनके कंपनी कंपोनेंट्स में चलेगी। और नॉन एसी कंपोनेंट्स में भी आ गई रेफ्रिजरेटर के, वॉशिंग मशीन के, माइक्रोवेव, वाटर प्योरीफायर्स, ऑटोमोबाइल, एनर्जी मीटर्स एंड सेटअप बॉक्स में। तो दैट इज हाउ इट हैज इवॉल्व। तो कंपोनेंट्स में कॉपर ट्यूब, शीट मेटल्स, इंजेक्शन मोल्डिंग, मोटर, टूल्स, हीट एक्सचेंजर्स एटसेट्रा कंपनी इस टाइम पे बना रही है। एंड दैट इज वेयर द डाइवर्सिफिकेशन हैज कम इनटू प्ले फॉर अंबर एंटरप्राइजेस। तो आज कहीं ना कहीं वो पी मल्टीपल में भी दिखता है अंबर एंटरप्राइजेस के। आज 102 टाइम्स का पी रेशियो है, which is perhaps the highest in the industry in the AC manufacturers, but still because of components, they have raised QIP money at 103 times P ratio to do a capex of 4,200 crores for establishing PCB components and stuff, right? So this is how the company has scaled up in the last 7 years, like massive scale up, almost 5 times of revenues. तो similarly ऐसा PG Electro और EPAC का अगर वो अंबर की प्ले बुक फॉलो करते हैं, तो आपको पता है कि अंबर एक सक्सेसफुल कंपनी है। तो PG इलेक्ट्रो और ईपैक में आपको क्या देखना है? न्यू प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड हायर केपेक्स अमाउंट्स, राइट। आज कंपनी की 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इनका एक सिदवाल करके बिजनेस है, उसके अंदर जो रेलवे के एसी के अंदर मार्केट लीडर है। तो रेलवे एसी में दिस कंपनी इज अ कंप्लीट मार्केट लीडर, जहाँ पे आज 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो वहाँ पे भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, बट दैट इज 5-6% ऑफ द बिजनेस टुडे। तो दिस इज विद अ ब्रीफ अबाउट अंबर एंटरप्राइजेस। फाइनली अगर हम डाइकिन की बात करते हैं, तो डाइकिन हैज बिकम अ मार्केट लीडर
तो डाइकिन के बाद हम वोल्टास पे चलेंगे, वोल्टास के बाद हम लोग चलेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर पे, एंड फाइनली वील डिस्कस द बिजनेस ऑफ श्री रेफ्रिजरेशन जो डिफेंस के एसी वाले स्पेस में। पर डाइकिन ने बहुत तेजी से मार्केट शेयर ग्रैब करे। डाइकिन का जो मार्केट शेयर ग्रैब हुआ है दैट इज कम एट अ कॉस्ट ऑफ वोल्टास। बट डाइकिन को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसके लिए आपके लिए, बिकॉज डाइकिन हैज स्टार्टेड मेंशनिंग इंडिया, राइट, बिकॉज इंडिया पहले अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में मेंशन नहीं करते थे, बट अब डाइकिन अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में इंडिया का भी बिजनेस मेंशन करने लग गया है। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि डाइकिन इज अ सीरियस कंपेटिटर टू द लाइक्स ऑफ वोल्टास, ब्लू स्टार एंड द अदर कंपनीज। तो अब हम बात करते हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर की। तो केआरएन हीट एक्सचेंजर क्या करती है, तो दे मैन्युफैक्चर फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स फॉर एचवैक एंड आर इंडस्ट्री। तो रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री और हीटिंग, वेंटिलेशन और एसी इंडस्ट्री के लिए द कंपनी स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स। तो फिन और ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स होते क्या, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो केआरएन का जो कॉइल होता है, तो बिकॉज इट इज इनसाइड एसी, तो जब भी आप अपने एसी को ऑन करेंगे इट विल हेल्प रिमूव द हीट फ्रॉम द रूम एंड थ्रो इट आउटसाइड। तो एसी फंडामेंटली करता क्या है कि एसी रूम की हीट रिमूव करके उसको आउटसाइड फेंकता है, एंड इट बैलेंसेस द टेम्परेचर टू वेयर यू वांट इट टू बी। एंड सिमिलरली जो केआरएन के कॉइल रेफ्रिजरेटर में लगते हैं, तो इट टेक्स आउट द हीट एंड बेसिकली वहां पे क्या करता है कि इट हेल्प्स टू कीप द इनसाइड कोल्ड बाय टेकिंग द हीट आउट, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में आपको टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चाहिए। तो KRN manufactures evaporator coils which absorb heat and cool the air, condenser coils that release the heat outside, customized fin and tube heat exchangers used by big AC refrigerator brands like Blue Star, Voltas, and Daikin. So Daikin at one point of time was 33% of sales for KRN heat exchanger, and KRN heat exchanger के जो products हैं, HVAC systems, refrigerator, automotive, industrial cooling, renewable energy, data centers, यहाँ सारी जगह पे यूज होते हैं। तो वाई आर वी स्टडिंग केआरएन हीट एक्सचेंजर्स? तो देखिए आज कंपनी का पीई मल्टीपल लिस्टिंग के बाद से महंगा चल रहा है। अब ये लिस्टिंग का बाद से पीई मल्टीपल महंगा चलने का रीजन क्यों है, बिकॉज जो राजस्थान गवर्नमेंट है, तो उनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंडर द कंपनी हैज गॉट अ बिग पीएलआई बेनिफिट ओवर नेक्स्ट 6-7 ईयर्स। एंड कंपनी अभी 300 करोड़ का केपेक्स कर रही है, जिससे 1800 करोड़ ऑड की कैपेसिटी कंपनी ने बना ली है। तो इफ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंपनीज करंट सेल्स टुडे, तो कंपनी इज करंटली डूइंग अ सेल्स ऑफ 450 करोड़, and company is establishing a capacity which can help them to do additional sales of 1800 crores over the years, right? So that's the growth potential, and growth की वजह से market has been giving this a high PE ratio, and also because कंपनी का फ्लोट काफी कॉर्नर्ड है, बिकॉज आई थिंक 70% तो प्रमोटर का होल्डिंग है, एंड इवन इन पब्लिक लाइक 2-3% लार्ज शेयर होल्डर्स ओन इट, राइट? सो दैट इज वाई द हाई वैल्यूएशंस एग्जिस्ट। बट ऐसी कंपनीज को हमें पढ़ते रहना चाहिए, रीजन बीइंग बिकॉज ऐसी कंपनीज को कभी भी जब भी फॉल आता है तो दैट कुड बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू सॉर्ट ऑफ होमवर्क अगर आपका हो रखा हो उस टाइम पे। तो गोइंग फॉरवर्ड विद केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, तो इवेपोरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल जो हमने देखा, एंड फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स। तो आप ये अगर कॉइल्स देखेंगे तो इट कैन हेल्प यू रिलेट की कंपनी क्या बना रही है, राइट? जो हमने पहले बात करी, तो कंडेंसिंग यूनिट और एयर कूलिंग यूनिट्स भी बना रही है कंपनी, कंडेंसर कॉइल और हेडर्स एंड कॉपर पार्ट्स भी बना रही है, एंड शीट मेटल के भी पार्ट्स बना रही है, राइट? तो इट्स अ प्रॉक्सी टू द HVAC इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल कूलिंग इंडस्ट्री, AC इंडस्ट्री एंड द रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री। दैट इज व्हाट KRN हीट एक्सचेंजर डज, राइट? दीज आर द प्रोडक्ट्स वेयर इट इज यूज्ड, राइट? रेजिडेंशियल एसी में यूज हो रहा है, प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग में यूज हो रहा है, रेलवे और मेट्रो के HVAC सिस्टम्स में यूज हो रहा है, ऑटोमोटिव के एसी सिस्टम में यूज होता है, डिफेंस की एयर कंडीशनिंग में यूज हो रहे हैं इनके सिस्टम्स, डेटा सेंटर कूलिंग में यूज हो रहे हैं, कमर्शियल HVAC में हो रहा है, और फैन कॉइल यूनिट में हो रहा है, एंड कसेट टाइप HVAC सिस्टम्स में यूज हो रहा है। देखिए आज कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 15-16% है, बट बिकॉज ऑफ द पीएलआई बेनिफिट दे हैव गॉट फ्रॉम द राजस्थान गवर्नमेंट, इंक्रीमेंटल केपेक्स में 20-25% तक का EBITDA मार्जिन है। तो दैट इज व्हाई द वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैव बीन हाई। सो वन ऑफ द बिजनेसेस जहाँ पे आपको ग्रोथ बारे में सोचना है, ग्रोथ कैसे आ सकती है, एंड बुल बेयर बेस्ड सिनेरियो आप खुद बना सकते हैं, राइट? एंड देन यू हैव टू सी इफ यू आर कंफर्टेबल विद द मल्टीपल्स दैट यू आर असाइनिंग इट। कंपनी का यहाँ पे देखते हैं, तो कंपनी का जो कैपेसिटी जो नया आया है दैट इज लाइक 300 करोड़ का कैपेसिटी है, जिसमें 6 टाइम्स एसिड टर्न होगा एज पर देयर कॉन कॉल। तो 1800 करोड़ के आसपास की इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आई है, जिसमें से 25% इस साल यूटिलाइज करेंगे, विच मीन्स कि आज 450 करोड़ का रेवेन्यू है, तो प्रॉब्ली एज पर द कॉन कॉल 450 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू इस साल आ सकता है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बिकॉज इस बार एसी सीजन बहुत खराब जा रहा है। फाइनली अगर डेटा सेंटर कूलिंग की बात करेंगे, तो डेटा सेंटर कूलिंग की भी कंपनी ने बात करी है। तो डेटा सेंटर कूलिंग की जो मार्केट है इंडिया में HVAC सिस्टम्स की, आज टोटल मार्केट ऑलमोस्ट जो इंक्रीमेंटल, जैसे गूगल का डेटा सेंटर आ रहा है या फिर गूगल इन्वेस्ट करे 50,000 करोड़, तो 10% के आसपास HVAC सिस्टम्स का भी मार्केट हो सकता है। तो आई थिंक डेटा सेंटर कैन बी 10% ऑफ HVAC सिस्टम, सो मे बी रफली अराउंड 1000 करोड़ का
ऑर्डर सिर्फ एचवैक सिस्टम्स का इस प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है जो गूगल 50,000 करोड़ का कीपेक्स कर रहा है, राइट। सो दैट इज इन द हीट एक्सचेंजर, मतलब एचवैक सिस्टम में भी हीट एक्सचेंजर की जब हम बात करते हैं, राइट। सो टोटल में ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री साइज है फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स की, especially when it comes to data center cooling products and companies entering these type of products in the new capex that they're doing in Rajasthan. So कंपनी के आपको ग्रोथ एंगल पढ़ रहे हैं, आपको कंपनी कौन कॉल और प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो दिस इज मोस्टली अ ग्रोथ स्टॉक, मतलब दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड ऐसे मल्टीपल्स पे, राइट। सो यू हैव टू स्टडी कि वेदर द ग्रोथ कैन कम और नॉट, दैट इज द थॉट प्रोसेस विद दीज बिजनेसेस। फ्रैंकली आई डोंट ओन द कंपनी, बट डेफिनेटली आई बीन स्टडिंग इट बिकॉज ऐसी ग्रोथ देखना मुश्किल रहता है, एंड दिस इज लाइक मैन्युफैक्चर इन इंडिया वाले बेनिफिशियरीज, क्योंकि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ऐसी ही कंपनीज कर पाती हैं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू वोल्टास, अगर वोल्टास की बात करते हैं तो वोल्टास में मार्जिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ऑपरेटिंग मार्जिन है फॉलन फ्रॉम 10.3% टू 6% नाउ, तो दैट्स अ ड्रॉप ऑफ 430 बिप्स। एंड मार्जिन क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? सिंपल रीजन, कंपटीशन कंपटीशन एंड कंपटीशन। तो मार्केट शेयर द कंपनी हैज लॉस्ट also from 25 to 18-19%. Likes of Daikin and Blue Star have gained a lot of market share. तो वोल्टास में तो अगेन इट्स अ साइक्लिकल प्ले, वैल्यूएशन मल्टीपल्स यू हैव टू सी व्हेनेवर प्राइस टू सेल्स पे जब भी साइक्लिकल लोज पे आते तब आप देख सकते हैं, बट आई थिंक ब्लू स्टार डाइकिन माइट बी डूइंग बेटर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, बट द ग्रुप रिमेन्स वेरी वेल रेप्यूटेड, राइट। तो इस बाई क्वार्टर में भी प्रॉब्लम हुई थी वोल्टास में, डी ग्रोथ काफी, आई थिंक 25-30% की क्वार्टरली डी ग्रोथ थी वोल्टास में इस बारी। फाइनली कमिंग टू अनदर कंपनी दैट इज श्री रेफ्रिजरेशन इज इन द एचवैक सिस्टम्स, राइट। तो नेवी के एचवैक सिस्टम्स के अंदर एक कंपनी ऑपरेट कर रही है इस टाइम पे। देन अगर आपको इनका बिजनेस समझना है तो व्हाट द कंपनी डज इज दैट जो भी इंडियन नेवी या फिर इंडियन शिप्स बन रही हैं तो उसमें टोटल 1% ऑफ द कॉस्ट इज इन द एचवैक सिस्टम और रेफ्रिजरेशन, तो दैट इज वेयर द कंपनी इज ऑपरेटिंग एट द मोमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो कंपनी जो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में है, तो कंपनी ने सबमरीन के अंदर सप्लाई करे हुए हैं एचवैक सिस्टम्स। कंपनी को भी रिसेंटली मजगांव डॉकयार्ड से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे की बेसिकली व्हाट आर द की बैरियर्स टू एंट्री, तो की बैरियर्स टू एंट्री लाइन टाइप टेस्टिंग, बिकॉज टाइप टेस्टिंग में आपको अपने एसी को हर टाइप के सिस्टम में टेस्टिंग करनी, मतलब हर टाइप के एटमॉस्फेयर में टेस्टिंग करनी पड़ती है। इट टेक्स 3 to 5 years टू डू टाइप टेस्टिंग, राइट। सो कॉस्ट होता है टाइप टेस्टिंग का, and also it requires deep pockets and it is like a 5-year process to get into naval air conditioning. And for example कंपनी ने 2012 में स्टार्ट करा था नेवल एयर कंडीशनिंग में आना, बट 2017 में कंपनी को अप्रूवल मिला, and only 4 companies can supply such air conditioning plants and only 6 companies can supply refrigeration equipment to navy, right? So number of players are few and far in between, right? So ये कंपनी का इस टाइम पे बेसिकली कंपेटिटिव एडवांटेज टाइप एक छोटे स्केल पे बन रखा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड तो कंपनी चिलर्स फैब्रिकेशन और अदर प्रोडक्ट्स में, तो मरीन इंडस्ट्री चिलर्स इज अ मेजर बिजनेस, तो 85% ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम डिफेंस फ्रॉम द कंपनी एट द मोमेंट, तो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स द कंपनी इज मेकिंग। तो 84-85% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का डिफेंस से इस टाइम पे आता है। एंड कंपनी ने डेटा सेंटर की भी मार्केट एंटर करी है, सो दे हैव रिसेंटली डन अ टाई अप, तो यहाँ पे मैं आपको उनका टाई अप भी दिखाता हूँ। तो स्मार्ट करके एक कंपनी है जहाँ पे डेटा सेंटर चिलर्स के लिए कंपनी ने टाई अप करा है, राइट। सो आई जस्ट शोकेस दैट टू यू कि कंपनी का यहाँ पे टाई अप कहाँ पे हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी ने एक कूलिंग सॉल्यूशंस कंपनी ने स्मार्ट चिलर्स पीटी लिमिटेड, जो ग्लोबल लीडर इन ऑयल फ्री चिलर्स ऑफ डेटा सेंटर सॉल्यूशंस है, उसके साथ कंपनी ने अभी टाई अप करा है टू ब्रिंग द मैग्नेटिक बेरिंग चिलर टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज इन डिजाइन फॉर मिशन क्रिटिकल डेटा सेंटर एप्लीकेशंस। अगेन चिलिंग सिस्टम्स में डेटा सेंटर्स में कंपनी ने टाई अप करा है, एंड नेक्स्ट 3 years में कंपनी एक्सपेक्ट्स 10-15% ऑफ द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम हेयर, राइट। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज की कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी जा रही है, तो आईपीओ टाइम पे आई थिंक 240-250 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, बट ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स द कंपनी हैज बीन विनिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स। तो आप देखेंगे कंपनी के की कस्टमर्स कैसे रहते हैं, जैसे मजगांव डॉकयार्ड से अभी कंपनी ने ऑर्डर विन करा, तो यहाँ पे अगर आप साइज देखेंगे तो कंपनी हैज वन एन ऑर्डर ऑफ नियरली 25 करोड़, राइट। तो मजगांव डॉकयार्ड से एक ऑर्डर 25 करोड़ का आया। देन अगर आप नीचे जाके और देखते हैं तो कंपनी को और ऑर्डर्स मिले, तो यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर एक 4 करोड़ 12 lakhs का मिला है, राइट। सो दैट इज टू मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो देन इफ यू लुक एट अदर ऑर्डर्स, तो कंपनी को और भी ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मजगांव डॉकयार्ड से एक और ऑर्डर मिला है, दिस इज ऑफ 19 करोड़। सो ऑल दीज एचवैक सिस्टम्स, तो एसी प्लांट और एचवैक सिस्टम इनकी कोस्ट गार्ड शिप्स में इस टाइम पे लग रहे हैं, राइट। सो दैट इज हाउ द कंपनी इज गोइंग, एंड कंपनी का फर्स्ट इंडिजिनाइज सिस्टम था जो अपनी इंडियन सबमरीन्स में भी लगा था, तो दिस इज वाई द कंपनी हैज एन एडवांटेज। बट अगेन कंपनी की वीकनेसेस क्या है, तो जस्ट लाइक केआरएन हीट एक्सचेंजर्स,
यहाँ पे कंपनी की जो की वीकनेस आती है, अगर हम स्टॉक स्कैन्स पे भी देखते हैं, तो दैट इज एन एलिवेटेड वर्किंग कैपिटल साइकिल, राइट। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल एलिवेटेड है। आई थिंक अभी ऑर्डर बुक इनकी 340-350 करोड़ के ज़्यादा प्लस हो चुकी है। बट ऑर्डर बुक कंपनी के जो कैश फ्लोज है नेगेटिव है, बिकॉज डिफेंस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है, एंड कंपनी की कैश कन्वर्जन पुअर है बिकॉज ऑफ बीइंग ऑपरेटिंग इन डिफेंस सेक्टर। एंड कंपनी की आई थिंक अगर आप ऑपरेशनल रेशियोज देखते हैं तो इन्वेंट्री डेज हैव बीन रियली हाई। तो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल इज सीम्स टू बी स्ट्रेच्ड, बट दैट इज हाउ द डिफेंस सेक्टर इज। So that's a key risk factor also in the sector. Now let's go towards the peer-to-peer analysis and let's go towards the technical analysis. But these are interesting businesses जो हमने पूरा sector cover करा. तो likes of PG Electroplast, like and also the likes of PG Electroplast के अलावा the likes of like Blue Star basically in brands, and the likes of EPAC, the likes of KR Heat Exchangers, Shree Refrigeration, right, and other companies that we have covered. So this sums up the sectoral discussion or deep dive into players. Now let's go towards the peer-to-peer analysis, valuations, growth triggers, and also finally the technicals of the entire sector. तो अभी हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं। स्टॉक स्कैन्स पे हम एक कस्टम इंडेक्स बनाते हैं एयर कंडीशनर सेक्टर का। यहाँ पे मैं बेसिकली कस्टम इंडेक्स पे आता हूँ, और कस्टम इंडेक्स को जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ पे प्री बिल्ट इंडेक्स और माई इंडेक्स है। तो हमने यहाँ पे एयर कंडीशनर सेक्टर का एक इंडेक्स बना रखा है, जिसमें हमने कंपनीज लाइक अंबर, ब्लू स्टार, केआरएन हीट एक्सचेंजर, पीजी इलेक्ट्रो, वर्चुओसो, वोल्टास और ये सारी कंपनीज हमने यहाँ पे डाल रखी है। यहाँ पे ईपैक ड्यूरेबल भी डाल सकते हैं, बट स्टिल इट विल गिव अस अ गुड आइडिया, क्योंकि मोर ऑलमोस्ट 6 कंपनीज हैं। तो लेट्स ओपन द चार्ट्स। तो ये चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, तो ये इक्विवेटेड इंडेक्स है। जैसे हर एक स्टॉक का, हर एक सेक्टर का इंडेक्स नहीं बनाता स्टॉक मार्केट में। तो हमें इक्विवेटेड इंडेक्स क्या बता रहे हैं कि एसी सेक्टर एक सीजनल सेक्टर है। तो बीच में 2018-19 में डीग्रोथ हुई थी, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ हुई, फिर डीग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ हुई, फिर डीग्रोथ हुई। बट अभी इतनी ग्रोथ के बाद वापस अभी हम एक बेसिकली डीग्रोथ वाले एनवायरनमेंट में आ रखे हैं। मतलब इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे तो साइडवेज विद अ डाउनवर्ड बायस अभी इंडेक्स जा रहे हैं। तो जैसे हमने बात करी कि अभी हम इस इंडस्ट्री को एक खराब सीजन की तरफ पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो इंडेक्स है वो भी यही बता रहा है कि द इन्वायरमेंट दैट वी आर सीइंग टुडे इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड बिटवीन सितंबर 2022 टू जनवरी 2023, राइट। या तो अगर आप देखेंगे तो मई 2022 से लेके विच लास्टेड टिल जनवरी 2023, तो 15 टू 18 मंथ की बैड साइकिल थी। सिमिलरली हम यहाँ पे अभी ऐसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब हम इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एग्जांपल खोलता हूँ, तो आप देखेंगे कि कंपनीज की ग्रोथ बहुत फास्ट आ रही है अगर आप सेवरल क्वार्टर से देखते हैं। पर ग्रोथ सिर्फ इस क्वार्टर के अंदर स्लो हुई है, जैसे दिसंबर 23 में हुआ था। अगर आप यहाँ चेक करेंगे, ये जो साइडवेज पीरियड था तब ग्रोथ 30% की जगह 14-15% हो गई थी, जो आज भी सिमिलर ही चल रहा है, राइट। सो इट जस्ट इज अ साइकिल विच कम्स आउट। शैलो साइक्लिकल इंडस्ट्री अगर मैं एसी इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करूँ, तो एसी इंडस्ट्री में की रिस्क क्या है और यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स को हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करें। तो पहले तो हम यहाँ पे पीयर टू पीयर एनालिसिस देखते हैं। आज अंबर एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का 33% है, ओपीएम 7.4 है। ईपैक की रेवेन्यू ग्रोथ 33% है, ओपीएम 8.2 है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की रेवेन्यू ग्रोथ 64% रही है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 8% है। वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक की रेवेन्यू ग्रोथ 52% है और ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। फिर अगर आप पी रेशियो देखते हैं तो वोल्टास की 69 है और रेवेन्यू ग्रोथ 25% रही है। ब्लू स्टार की भी 25% रेवेन्यू ग्रोथ थी लास्ट 3 ईयर्स में। अंबर इंटरप्राइजेज 105 टाइम्स की पी रेशियो पे ट्रेड करता है, वेयरएज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 53 टाइम्स पे कर रहा है। ईपैक ड्यूरेबल 57 टाइम्स पे कर रहा है एंड वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक्स 102 टाइम्स पे कर रहा है। तो अगेन जब अगर मैं पीयर टू पीयर एनालिसिस करूँ तो जो दो कंपनीज आती है पढ़ने के लिए, मे बी ईपैक या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अदर कंपनीज जिनका वैल्यूएशन फिर भी लोअर एंड ऑफ द मल्टीपल पे वर्सेज द अदर कंपनीज। इन सारी कंपनीज के केपेक्स प्लान देखते हैं तो ईपैक ड्यूरेबल का 450 टू 500 करोड़ का केपेक्स गाइडेंस है, जिससे वो 50% से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं रूम एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग की। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 700 टू 750 करोड़ है, 900 करोड़ से रिवाइज डाउन करिए। श्री सिटी में इन्होंने अभी काफी बड़ा लैंड भी लिया आंध्र प्रदेश में, राइट। वहाँ पे ये कमर्शियल जो रेफ्रिजरेटर्स है उनका केपेक्स करेंगे। अंबर इंटरप्राइजेज टाइम पे 4200 करोड़ का केपेक्स कर रही है, बिकॉज ये पीसीबी के अंदर जा रहे हैं जैसे हमने डिस्कस करा था, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग मल्टीलेयर पीसीबी सर्किट्स, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन स्केल कर रहा है इनका जो पीसीबी और बेयर पीसीबी का है, राइट। देन ब्लू स्टार है अपनी इन्वेस्टमेंट को स्केल कर रहे हैं, वेयरएज वोल्टास है विच इज स्केलिंग अप्लायंसेस, एंड फाइनली वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो 250 करोड़ का केपेक्स कर रहा है। तो कंप्रेसर बिजनेस वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक का Q3 FY26 के अंदर लाइव जाएगा, एंड इसके बाद कंपनी मेजरली वोल्टास के लिए काम कर रही है, राइट। सो दिस इज हाउ द सेक्टोरल लैंडस्केप लुक्स लाइक। जैसे अगर यहाँ पे फिर भी रीजनेबल मल्टीपल हाई ग्रोथ में वर्सेस पास्ट पीजी इलेक्ट्रो था,
बट सभी भी इंडेक्स स्टेज 4 में चल रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। की रिस्क फैक्टर क्या एग्जिस्ट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? तो सम ऑफ द बिगेस्ट की रिस्क फैक्टर इज सीजनैलिटी। तो जब बहुत अच्छा सीजन आता है तो लोग क्या कहते हैं, इंडिया में एसी की अभी पेनिट्रेशन नहीं है, तो लोग वैल्यूएशंस भूल जाते हैं। ये सेम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एग्जांपल देता हूँ, 150 की पी पे चला गया था एंड दे डिड अ क्यूआईपी एट 140 150 पी। आज सेम मल्टीपल 50 पे आ गए। राइट, सेकंड की रिस्क फैक्टर क्या है कि रिटर्न रेशियोज। अंबर एंटरप्राइजेस और ईपैक का एग्जांपल लेते हैं तो 8 to 10% आरओई बिजनेस है, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न रेशियो नहीं है क्योंकि ये सीजन में पैसा कमाते हैं। ईपैक में तो लॉसेस भी हो जाते हैं खराब क्वार्टर्स के अंदर, राइट। तो रिटर्न रेशियोज उतनी एपिक नहीं है, वेयरएज पीजी इलेक्ट्रो की फिर भी 20-25% के आसपास आरओसी इस टाइम पे है। थर्ड की रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर ब्रांड्स बहुत इनसोर्सिंग करने लग जाए, बट ये मेरे को इतना बड़ा की रिस्क फैक्टर नहीं लगता आफ्टर स्पीकिंग टू पीपल इन द इंडस्ट्री, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल ब्रांड्स के पास मिसिंग रहता है। बट हाँ, अगर कोई ब्रांड जैसे डाइकिन टाइप 18 to 20% ऑफ द इंडस्ट्री है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनसोर्सिंग कर सकते हैं। एंड फाइनल की रिस्क फैक्टर क्या एग्जिस्ट करता है इस इंडस्ट्री में कि रॉ मटेरियल की प्राइस इन्फ्लेशन हो जाए, अगर कॉपर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएँ, कंपोनेंट्स के प्राइसिंग बहुत बढ़ जाएँ, फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाए, तो मार्जिन्स पे हिट आ सकता है। सो दीज आर द की रिस्क फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्री। अब हम टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो चलते हैं। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने एसी इंडस्ट्री का टाइम देखा, सीजनैलिटी देखी, ये देखा इस इंडस्ट्री को कब पढ़ना चाहिए। फिर हमने एसी इंडस्ट्री की प्रॉफिट पूल को मैप आउट करा कि कौन-कौन से प्लेयर्स क्या मार्जिन्स कमा रहे हैं। देन हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स में एक डीप डाइव करा एंड फाइनली हमने एसी इंडस्ट्री का एक पीयर टू पीयर एनालिसिस करा, टेक्निकल्स करा हमने पूरे इंडेक्स का एंड फाइनली रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करे। आपको कौन-सी सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विद दिस आई विश यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी दशहरा वंस अगेन। एंड कोई भी आप नेक्स्ट इंडस्ट्री के जो हमें एनालिसिस करना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जय हिंद।